हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं आप लोगों के फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, और कुछ इसमें फाइनल अकाउंट से रिलेटेड भी हैं और कुछ बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड भी हैं। तो आप लोग देखेंगे ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ है, हम लोग ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, फिर भी देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण इसमें महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट होंगे वो डिस्कसिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि जो नेट लॉस होता है दोस्तों, नेट लॉस ट्रांसफर इन बैलेंस शीट टू, यानी जो आर्थिक चिट्ठे में शुद्ध हानि को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें एसेट है, फिर आप लोगों का कैपिटल है, फिर ए और बी, ए या बी या फिर बात करें दोनों, ए और बी दोनों। तो आप लोग याद रखेंगे जितना भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्लासेस में भी बता चुका हूँ, जो हमारी क्लासेस रेगुलर जो जुड़े हुए हैं हमारी क्लासेस से। साथ ही दोस्तों मैं वैसे भी पहले हमारी जो वीडियो बनी हुई है मैं वहाँ पे बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वो उसको हम लोग डायरेक्टली हमारे जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें प्लस या माइनस करते हैं। नेट लॉस होगा तो उसे हम माइनस कर देंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, यानी कैपिटल में हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर का हम कैपिटल दिखाएंगे उसमें से लेस या फिर प्लस करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी जो आप लोगों का विक्रय और वितरण से संबंधित वह इसमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कैरेज इनवर्ड आगत ढुलाई जिसे हम लोग बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड जावक ढुलाई जिसे हम बोलते हैं, गोडाउन रेंट, और या फिर बात करें एजेंट कमीशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, वहाँ पे आप लोगों ने जब भी प्रॉफिट एंड लॉस और जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पे आप लोगों को पता है जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट जो भी हमारी इनकम होती है उसका हम लोग किस पे, हमारा जो इफेक्ट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट पे होता है, और जो भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आप लोगों को पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत दिखाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। जैसे कि आप लोगों को पता है गोडाउन रेंट हो गया, एजेंट का यानी कमीशन हो गया, और एक कैरेज आउटवर्ड हो गया, ये तीनों आप लोगों के जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और ये आउटवर्ड का मतलब होता है जब हम सेलिंग करते समय जो हमारा गोडाउन तक का किराया होता है या उसे सेल करने के लिए जो भी आउटवर्ड जो हम रेंट देते हैं, ढुलाई देते हैं, कैरेज देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर को कैरेज इनवर्ड आप लोगों को पता होगा, जब भी हम लोग कोई परचेस करके गुड्स अपने फैक्ट्री में लेके आते हैं तो वहाँ पर जो कैरेज इनवर्ड के जो हम लोग कैरेज देते हैं, जो भी आगत ढुलाई हम लोग देते हैं, वो हमारा इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, वो ये है कि विच ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, यानी किस लेन देन में से हमारी संपत्ति और दायित्व में दोनों में वृद्धि होगी ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर, गुडविल रिटर्न ऑफ, और पेमेंट टू क्रेडिटर, और बात करें पेमेंट टू डेटर। तो हर एक ट्रांजेक्शन को बेसिक क्वेश्चन पे आधारित है आप लोगों की, वैसे हालांकि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही बेसिक प्रश्न हैं अगर आप लोग देखना चाहें। जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी तब भी शायद इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। तो देखिए भाई यहाँ पे बात कर रखा है, अगर हम सभी को देख लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन बोलता है कि जब क्रेडिट परचेज करेंगे फर्नीचर तो यहाँ पर को क्या अल्टीमेट क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या बढ़ने वाला है, यानी हमें ये बताना है कि जब हमारी एसेट और लायबिलिटी दोनों बढ़ेगी तो ऐसे कौन सी हमारी ट्रांजेक्शन होगी। तो पहला ऑप्शन है इसमें क्या, परचेज ऑफ फर्नीचर। देखिए जब हम परचेज करेंगे फर्नीचर को तो फर्नीचर क्या हमारी एक एसेट है जो कि बढ़ जाती है, चलिए ठीक हो गया।
लेकिन इसमें साथ साथ में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगला आप लोगों की लाइबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। अच्छा बताइए, जब हम क्रेडिट परचेस करेंगे तो क्या हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी? डेफिनेटली हमारी लाइबिलिटी भी इस समय बढ़ेगी। क्यों? जब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। तो पहले ही क्वेश्चन का पहला जो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसका पहला ही ऑप्शन मैच कर गया है इसमें। चलिए फिर भी देख लेते हैं, अगले आंसरों को भी देख लेते हैं। अगला आंसर बोल रखा है गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी जब हम ख्याति का अपलेखन करते हैं, ख्याति का मतलब क्या होता है दोस्त, जो भी हमारी गुडविल होती है, गुडविल का मतलब आप लोगों को पता है, ये एक ऐसी अदृश्य संपत्ति होती है जो हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देती, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट इसका हमारे किस पे पड़ता है, हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो यहाँ पे कोई बोलता है कि जो गुडविल है रिटर्न ऑफ, क्या इससे आप मुझे बताएं क्या यहाँ से एसेट बढ़ रही है हमारी? नहीं, जो हमारी गुडविल होती है एक तरीके की एसेट है, लेकिन कैसी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। तो यहाँ पर कोई ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला पेमेंट टू क्रेडिटर, देखिए जब हम पेमेंट टू क्रेडिटर करेंगे तो जो हमारा कैश होगा वो कम होगा, और कैश क्या हमारी एसेट है, तो यहाँ पर कोई एसेट हमारी कम हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों का रॉन्ग हो जाता है। फिर अगला है पेमेंट टू डेटर, जब हम किसी जो हमारे डेटर हैं अगर हम उसे लोन देते हैं, हालांकि लोन ही है ये, जब हम किसी डेटर को पैसा देते हैं, डेटर से तो वैसे पैसा मिलता है, जब डेटर से पैसा मिलेगा तो वो क्या होगा, तो उस केसेस में हमारी यहाँ पर को तो डेटर हमारा क्या है, डेटर हमारे लिए क्या है, एसेट है। और इस केसेस में जब हम पेमेंट पे कर रहे हैं तो एक एसेट तो हमारी कम हो रही है, एक एसेट हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी कोई भी आप लोगों का एक्शन नहीं होने वाला है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ही इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बिल ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंक, यानी एक बिल जो प्रायः बैंक पर लिखा जाता है तो वो क्या होता है, आप लोगों को पता है, हुंडी और एकमेंडेशन बिल। इसका हिंदी में मैंने नाम क्या होता है अभी चलिए मैं बताता हूँ। फिर है चेक और फिर नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो बैंक में जनरली हम लोग जो भी एक बिल जो प्रायः बैंक पर लिखा जाता है हमेशा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 है आप लोगों का, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैलेंस शीट आर, यानी जो आर्थिक विवरण से संबंधित जो हमारी अवधारणा है, आर्थिक यानी आर्थिक चिट्ठे से संबंधित, बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें बताना है। रियलाइजेशन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और डुअल कॉन्सेप्ट। दोस्तों लास्ट टाइम पे जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे वहाँ पे भी हमने बात करी थी, और जब हमने डुअल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा था तब भी हम लोगों ने जाना था। आप लोगों को पता है हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम लोग लायबिलिटी और जो भी हमारी एसेट होती है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन पे डिपेंड करता है। हम बोलते हैं कि जो भी टोटल हमारी एसेट होती है उसके बराबर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। साथ ही दोस्तों लायबिलिटी की अगर हम बात करें, लायबिलिटी प्लस आप लोगों ने यहाँ पे कैपिटल भी देखा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी सेम बात एक ही है, क्योंकि हम लोग जो कैपिटल होती है वो हमारी क्या है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो इसलिए हमारी ये दोनों चीज़ें हमारी साइड आती हैं, ये और ये हमारा क्या कहलाता है, डुअल कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ मशीनरी नेवर कम्स टू जीरो, यानी मूल्यह्रास की किस पद्धति के अंतर्गत मशीन का मूल्य कभी शून्य नहीं होता। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोगों को भी पता है। जो भी हमारी डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड या फिर हम लोग रिटर्न डाउन मेथड भी से बोलते हैं, या जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमागत शेष विधि। तो आप लोगों को पता है एकमात्र एक ये ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जो भी एसेट होती है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक हो गया दोस्तों, तो याद रखेंगे। फिक्स में तो आप लोगों को पता है हो ही जाती है। डेप्रिसिएशन फंड मेथड में भी एक समान राशि होने के कारण जो आप लोगों का फिगर है, यानी जो भी उसका वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीक्रेट रिजर्व में भी रिजर्व बाय, यानी गुप्त संचय का उत्पन्न हो सकता है। आप लोगों को पता है गुप्त संचय के बारे में हमने सीक्रेट रिजर्व और प्रोविजन हम लोगों ने पढ़े थे, वो हम लोगों ने देख लिए थे, और वहाँ पे को हमने ये सारी चीज़ें जानी थी कि रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, प्रोविजन कौन कौन से होते हैं और कब कब बनाए जाते हैं, किन किन कंडीशन में बनाए जाते हैं। हमने प्रोविजन एंड रिजर्व हमने देख लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग जनरल रिजर्व, जब हम लोग सामान्य संचय का निर्माण करते हैं तब, मतलब जब सीक्रेट रिजर्व किस कंडीशन में बनेंगे, या रिजर्व
मतलब सीक्रेट रिजर्व जो रिजर्व होगा वो उसका रिजल्ट मतलब किसके कारण होगा, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहला ऑप्शन है इसमें क्या, क्रिएटिंग जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय का निर्माण के द्वारा होता है क्या। अगला ऑप्शन है इसमें, दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन यानी अत्यधिक ह्रास के प्रावधान द्वारा। अगला ऑप्शन है दोस्तों इसमें ओवर वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक यानी रहते का अत्यधिक मूल्यांकन करना या अधिक मूल्यांकन करना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी यानी दायित्वों का अवमूल्यन करना। इसे अव होगा, ये अप लिखा है यहाँ पे, अपमूल्यन, हाँ बात एक ही है, अवमूल्यन या अपमूल्यन। तो दोस्तों याद रखेंगे इस सारे पॉइंट में अगर जनरल रिजर्व की बात करें ये सीक्रेट रिजर्व नहीं करता, ये याद रखेंगे आप लोग। क्यों नहीं करता, जनरल रिजर्व सिर्फ जनरल रिजर्व ही होता है, आप लोगों को पता है। जितना भी रिजर्व हमारा होता है वो जब हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा जो जनरल रिजर्व बन जाता है वो अलग होता है, उससे कोई भी हमारा सीक्रेट रिजर्व नहीं क्रिएट होता, ये याद रखेंगे। दूसरा प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, हाँ अब आप देखो भाई ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, जब हम लोग अत्यधिक डेप्रिसिएशन काटेंगे, मान लेते हैं हमारी मशीन 1 लाख की है और अगर हम लोग इस पे 1 लाख रुपए की मशीन है और हमने डेप्रिसिएशन कर लिया है इसके लिए 1,50,000, तो इस केसेस में ये जो 50,000 होंगे ये हमारा इन फ्यूचर में हमें क्या दिखाई देगा, ये हमें सीक्रेट रिजर्व हमारा होते रहेगा। क्योंकि एक्चुअल जो मशीन की कीमत है वो तो कम है, लेकिन हमारे पास जब वो हमारे पास लास्ट टाइम उसको होगा तो उस समय मशीन की कीमत 1 लाख रुपए, हमारी नई मशीन 1 लाख रुपए में आ जाएगी, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना हो जाएगा, हमारे पास 1,50,000 होगा और 50,000 रुपये सीक्रेट रिजर्व के तौर पे काम करेगा हमारा। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओवर वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक, देखिए स्टॉक के ओवर वैल्यूइंग करने से हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे आप देखिए अगर हमारे पास फाइनल स्टॉक है उससे तो हमें लॉस ही होगा ना। एक्चुअल में स्टॉक को हम बढ़ा के दिखाएं तो बढ़ा के दिखाएंगे, बिजनेस की पोजीशन अच्छी लगेगी, अच्छी दिखेगी आप लोगों को, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास फंड नहीं होगा। मान लेते हैं स्टॉक हमारे पास 10 लाख का है लेकिन हमने दिखा रखा है जी यहाँ पे 12 लाख का, क्या ये 2 लाख रुपए हमारे क्या बिजनेस में है, नहीं है। तो इस कंडीशन में ये वाला पॉइंट पे नहीं होगा। लेकिन इसका अपोजिट देखिए, अगर हमारे पास स्टॉक हमारे पास कितने का है, स्टॉक हमारे पास मान लेते हैं 10 लाख का है और हमने उसे दिखा रखा है 8 लाख रुपए में, तो अगर हाँ अपोजिट केस होता तो सीक्रेट रिजर्व बन सकता था, बट अपोजिट यहाँ पे इसने बोल रखा है कि उसको अधिक मूल्य पे नहीं कम मूल्य पे दिखाने पे बन सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला लास्ट क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। अब देखो भाई लायबिलिटी का भी इसने अपोजिट मामला बोल दिया है, यानी ये क्या बोल रहे हैं कि दायित्व का हम कम में दिखाएं। अगर हमारी जो लायबिलिटी है मान लेते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, सेम केस हो गया, और अगर हम उसे ये क्या करें अब अवमूल्यन मतलब कम में दिखाना, हम 8 में दिखा रहे हैं, तो क्या ये 2 लाख रुपए है, क्या ये हमें पेमेंट नहीं करने, पेमेंट करने, यानी ये लायबिलिटी हमारी और ज़्यादा है, तो ये इससे सीक्रेट रिजर्व हमारा नहीं पे होगा। हाँ अपोजिट कर देता ये तो मामला चेंज हो जाता। मान लो हमारी लायबिलिटी है 8 लाख की और हमने दिखा रखी है 10 लाख रुपए की, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सीक्रेट रिजर्व बन सकता था, लेकिन इस केसेस में नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि हु वाज इंसॉल्वेंट। अच्छा ये वाज है यहाँ पे देखेंगे भाई, हु वाज इंसॉल्वेंट है, हाँ ठीक है, आप लोग इसे थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा अगर प्रिंट आउट करेंगे तो आप लोग। चलिए ये बोल रहे हैं हु वाज इंसॉल्वेंट इन गार्नर वर्स मुर्रे केस, यानी गार्नर मर्रे विवाद में कौन साझेदार दिवालिया हुआ था, यानी इंसॉल्वेंट हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस आप लोगों को पता है ये केस है, 1903 में ये केस हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। पूछ लेते हैं आप लोगों से। और इसमें कितने लोग थे, इंग्लैंड में हुआ था, और इसमें जो लोग थे 3 लोग थे, ठीक है। कौन कौन थे वो, गार्नर, मुर्रे और विल्किंस, गार्नर, मुर्रे और विल्किंस। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे ये तीनों में से एक जो इसमें पार्टनर्स था वो क्या हो जाता, वो हो जाता है इंसॉल्वेंट। अब उसका नाम पूछा है, बार बार पूछा जाता है, कभी कौन कौन थे, कौन शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो विल्किंस यहाँ पे आप लोग रखेंगे। लास्ट टाइम पे यहाँ से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक आयोग कि ये कब हुआ था, 1903 में हुआ था और 1903 में हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड का केस था, फाइनली इसमें क्या रिजल्ट आया। तो आप लोग इस केसेस को देख लीजिएगा, हो सकता है आयोग आप लोगों से पूछ सकता है आगामी जो भी आप लोगों का एग्जाम होगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है 9th नंबर का, रियलाइजेशन अकाउंट का जो ये खाता है इसका नेचर पूछ रखा है यहाँ पे
तो नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर रियल अकाउंट या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो अकाउंट होता है हमारा, ये एक अकाउंट हमारा किस प्रकार का है, नाम मात्र का या फिर नॉमिनल अकाउंट होता है। आप लोगों को पता है रियलाइजेशन अकाउंट जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन होती है, यानी पार्टनरशिप का विघटन होता है तब बनती है, या जब कोई कंपनीज अमेलगमेशन होता है, उनका एकीकरण होता है उनका, तो उस केस सविलियन या फिर बात करें एमलगमेशन होता है, तो उस केस में भी हमारा कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और रियलाइजेशन अकाउंट में जनरली आप लोगों ने देखा होगा एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिलहाल लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 20 है, 30 है, 40 है या 50 है। तो याद रखेंगे पार्टनरशिप फर्म में अभी जो प्रेजेंट टाइम पे मैक्सिमम जो पार्टनर्स हो सकते हैं वो हैं आप लोगों के 50। काफ़ी फेमस क्वेश्चन बन चुका है। पहले 20 थे, फिर 100 किए थे 2013 के जो एक्ट था आप लोगों का, और फिर फाइनली अब कितने कर दिए गए, 50 कर दिए गए। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों। कैसे लगे आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, अगर आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार के आप लोग देख रहे हैं ये जो PDF है आप लोगों को PDF मिलती हैं, और जो अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट की आगामी जो परीक्षाएं हैं उस पर आधारित हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए जो ये नंबर हैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें संपर्क कर सकते हैं हमसे, और जो भी फीस है ये सारी चीज़ें की जानकारी आप लोग इन नंबरों पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।